Hi students, welcome to my YouTube channel Sociology with Mohammed Naveed. We already started the topic diversity and unity in Indian society. In this topic we have to see the diversity and unity. Now today we discuss the point on challenges to national unity. मेरे चैनल सोशलॉजी विद मोहम्मद नवीद पर आपका स्वागत है। खैर मकदम है। हम पहले ही सबक की शुरुआत कर चुके थे हिंदुस्तानी समाज में इत्तेहाद और तनु। हमने तनु भी देख चुके थे, इत्तेहाद भी देख चुके थे। आज हम जो देखने वाले हैं कि कौमी यकजहती के रास्ते में आने वाली रुकावटें। भारतीय समाजातील विविधता आणि एकता या घटकांची आपण सुरुवात केली होती। त्यामध्ये आपण विविधता पण बघितली होती आणि एकता पण बघितली होती। आज आपण जे बघणार आहोत ते आहे राष्ट्रीय एकतेपुढील आव्हाने। तर चला याची सुरुवात करत आहोत। चैलेंजेस टू नेशनल यूनिटी। कौमी इत्तेहाद को दरपेश रुकावटें, ये कौमी यकजहती में आने वाली रुकावटें। राष्ट्रीय एकतेपुढील आव्हाने। भाषिक, धार्मिक, प्रादेशिक आणि वांशिक विविधता आपल्या भारतामध्ये दिसून येते। यामुळे भारतात विविध सामाजिक गट निर्माण झाले आहेत। असे असून देखील विविधतेत एकतेच्या जगावेगळे उदाहरणे म्हणून अभ्यासक भारताकडे पाहतात। भारतातील समुदाय, वंश, वर्ग, भाषा आणि उपसंस्कृती यावर आधारित विविधतेमुळे राष्ट्रीय एकता साध्य करणे आव्हानात्मक ठरते। तर त्याच्यामध्ये पहिला दिलेला आहे आपल्याला जातीयवाद। हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं ज़बानी या लिसानी, मजहबी, इलाका परस्ती और नस्ली, ये तमाम तरह के तनु पाए जाते हैं। और इसी तनु की वजह से कुछ यहाँ पर मसले दरपेश आते हैं और वो मसले क्या क्या हैं वो मसले हम अब ये देखने वाले हैं। India has always been seen the scholars as a unique example of unity in diversity. Despite regional, linguistic, religious and ethnic differences dividing India into apparently incurable social groups, the diversities in terms of communities, races, classes, languages and subculture are found to pose obstacle to achievement of national integration. Now we have to start the first, that is casteism. जातीयवाद, जातप्रस्ती। जातीयवाद म्हणजे देशाऐवजी जातीप्रती निष्ठा बाळगणे होय। जाती संबंधी मुळे घटट रोबलेली असल्याने लोक देशाऐवजी जातीच्या संदर्भात प्रथमच विचार करतात। यामुळे लोकांच्या समाजसेवा, शिक्षण, वैद्यक आणि कल्याण योजनांच्या माध्यमातून त्यांच्या जातीय सदस्यांचे संरक्षण करणे शक्य आहे। यामुळे अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात। समाजातील सुसंवाद खंडित होऊ शकतो। अशा जातीय निष्ठेला राजकारणाची जोड मिळाली तर परिस्थिती अधिकच गंभीर होऊन बसते। याचे कारण असे की राजकारणात जाताना जातीप्रती निष्ठावान असलेले लोक त्यांच्या कल आणि पूर्वग्रह सोबत घेऊन जातात। अब हम देख सकते हैं कि जात परस्ती में क्या होता है, सब इंसान अपनी जात को सबसे ज्यादा अहमियत देता है बजाय मुल्क के। और उनकी जो जात के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जात के लोगों को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और इसी मदद की वजह से क्या होता है, तनाव पैदा होता है, समाज में तनाव पैदा होता है। और जैसे ही समाज में तनाव पैदा हो जाए
उसके बाद हम देखते हैं कि फिर कुछ लोग क्या होते हैं, सियासत में भी चले जाते हैं, और सियासत में जाने के बाद वो लोग अपने इख्तियारात को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से ज़ात परस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। इसीलिए कह सकते हैं हम कि ज़ात परस्ती जो है हमारी कौम के इत्तेहाद यानी कौमी यकजहती जो मुल्क है उसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि ज़ात परस्ती की वजह से जिस ज़ात को तमाम तरह की सहूलियात मिलेंगी तो दूसरी ज़ात उसको क्या करेंगी, उसको मुखालिफत करेगी, और मुखालिफत होने की वजह से फिर बहुत ज़्यादा तनाव समाज में पैदा होता है। Casteism in English, we have seen that casteism refers to loyalty to one's own caste before loyalty to the nation. Caste ties are so strong that people are inclined to think in terms of caste before the nation. This may lead to caste members protecting their own caste group through social service, education, medical, and other welfare schemes. This can lead to several problems. Wise, it can be restrict interaction in society. Also, when such caste loyalty takes politician overturns, it becomes dangerous. This is because caste members take with them their bases and prejudices into politics. They then begin to express their petty jealousies and sectarian interests in various ways. People are influenced by them and vote for their own caste members. Those castes having numerical strength rise up through politics. Those who win the election, they favor their caste groups in various ways. So, casteism is a challenges to national integration. So, some of the caste and reservation you have to see in the screen. See that information. The Constitution of India allows affirmative action through positive discrimination, that is reservation, in education and employment, which is based on caste and socio-economic backwardness for STs and SCs, scheduled tribes and scheduled caste. Later, this was extended to other backward classes, OBCs. Recently, GOI has announced 10% quota for economically weaker section. These reservations are restricted to the government-run or government-aided institution. The central government has fixed 15% reservation for scheduled caste, 7.5% scheduled tribe, and 27% for other backward classes. A sizable proportion of scheduled caste who have embraced Buddhism and Christianity and also qualify for such reservations. कास्ट और रिजर्वेशन की आपके स्क्रीन पर एक इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जिसमें क्या है एसटी और एससी लोगों को और बाद में ओबीसी लोगों को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन दिया गया, जिसका परसेंटेज भी दिया हुआ है कि एससी को 15%, एसटी को 7.5 और अदर बैकवर्ड क्लास को 27%। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक मखसूस जात के लोग अच्छे ओहदों पर फाइज हो जाते हैं और दूसरे लोगों को उनका रिजर्वेशन ना होने की वजह से उस जॉब को नहीं हासिल कर पाते, जिसकी वजह से समाज में उस जात के खिलाफ तनाव पैदा होता है। तो ये क्या है, एक हमारी कौमी यकजहती को दरपेश आने वाली रुकावट है। नेक्स्ट है
कम्युनलिझम, इश्तराकियत, संप्रदायवाद. संप्रदायवाद म्हणजे धर्म आधारित राष्ट्रीय प्रेम होय. म्हणजेच राष्ट्रापेक्षा धर्माप्रती अत्यंतिक निष्ठा बांधणे. इतके धर्म जिथे एकत्र नांदतात असा भारत हा जगातील एकमेव देश आहे. यामुळे आपला सांस्कृतिक वारसा समृद्ध होतो हे खरे असले तरी यामुळे आपण विभक्त होणार नाही ना याची काळजी घ्यावाच हवी. सांप्रदायिक संघर्ष राष्ट्रीय प्रतिष्ठेसाठी लांछनास्पद बाब आहे. देशाची एकता धोक्यात जाणणारी ही बाब स्वतःग्रह नाही. संघर्षाचे कारण कोणतेही असो त्यामुळे दीर्घकालीन नुकसान मात्र देशाचेच होतो. तर आपण बघू शकता संप्रदायवाद याच्यामुळे पण आपल्या देशाला खूप धोका आहे. तर संप्रदायवाद व्हायलाच नको पाहिजे. अब हम देख सकते हैं कि इश्तराकियत. इश्तराकियत यानी क्या? इश्तराकियत यानी जो मजहब के एतबार से अपने मजहब को ज़्यादा अहमियत देना बनिस्बत अपने मुल्क के. तो इससे क्या होगा कि दूसरे मजहब के जो लोग हैं वो लोग उन दोनों के बीच में क्या होगा, समाजी तनाव पैदा होगा और यही तनाव आखिरकार चलकर बहुत बड़ा एक झगड़े का ये ले लेता है, शक्ल ले लेता है और वही पूरे हिंदुस्तान का नुकसान करती है. आखिर में नुकसान किसी का भी हो तो वो क्या होता है, मुल्क का ही नुकसान होता है. और ऐसे ही मजहबी तसादुम की वजह से बहुत सारे फसादात देखने मिलते हैं. तो हमारा जो मुल्क है वो कैसा मुल्क है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा मज़ाहिब रहते हैं. तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी जो मिला है वो सेक्युलर बना है. इसीलिए इश्तराकियत बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए. कुछ सियासी ग्रोह भी क्या करते हैं, इश्तराकियत को बढ़ावा देते हैं और इसी इश्तराकियत के बढ़ावे की वजह से बहुत ज़्यादा तसादुम देखने मिलता है और फिर ये बहुत बड़े एक झगड़े की शक्ल ले लेता है जिसे हम फसाद भी कह सकते हैं. तो सबसे बड़ा मसला जो है हमारे हिंदुस्तान का, एक जो कौमी एकजुटती की रुकावट अब बनता है वो है इश्तराकियत. कम्युनलिज्म. What is the communalism? Communalism refers mainly to loyalty to one's own religion before the nation. India is one of the countries in the world where so many religions coexist side by side. While on the one hand this enriches our cultural heritage, at the same time we also make sure that this does not become a cause of separation. Communal conflict is one of the worst blots on national reputation. It is a depleting factor that reflects the unity of the nation. Whatever may be the cause of the conflict, the damage it would to the nation is very deep and far reaching. So that is the one of the cause of impact on national integration. Now next one is a regionalism, इलाका प्रस्ती, प्रादेशिकतावाद. प्रादेशिकतावाद म्हणजे देशाऐवजी प्रदेशाप्रती असलेली अत्यंतिक निष्ठा होय.
प्रादेशिक अस्मिता कायमच राष्ट्रीय एकतेच्या आड येते. एखाद्या प्रदेशाच्या इतिहासाचे गौरवाने केले जाते याचा गैरवापर होऊन फूट पाडण्याची शक्ती तयार होतात. असे करताना समान सांस्कृतिक वारसा दुर्लक्षिला जातो. समान भाषा बोलणारे लोक समान प्रदेशाची मागणी करतात. अशा मागणीमुळे प्रादेशिकतावाद निर्माण होतो. आपल्याच राहत्या प्रदेशात राज्याचा आर्थिक विकास व्हावा अशी ही तीव्र इच्छा लोकांच्या मनात असते. यामुळे राज्यांतर्गत शत्रुत्व निर्माण होतो. हे राज्यांतर्गत शत्रुत्व केवळ आर्थिक किंवा सामाजिक, उदाहरणार्थ निधी किंवा कल्याणकारी योजना इत्यादीसाठी असेल तर त्यामुळे कोणतेही नुकसान होत नाही. मात्र या शत्रुत्वाला राजकीय रंग आला तर मात्र ते घातक ठरते. राजकीय पक्ष राष्ट्रीय प्रश्नापेक्षा स्थानिक किंवा प्रादेशिक विषयांमध्ये लक्ष घालताना दिसतात. इलाका प्रस्ती से हम अच्छी तरह से वाकिफ है कि इलाका प्रस्ती जो है अपने इलाके को से ज़्यादा वफादार होना, अपने इलाके के तई ज़्यादा वफादार होना बनिस्बत मुल्क के. और इससे क्या होता है कि इलाका प्रस्ती की वजह से बहुत सारे तनाव समाज में पैदा होते हैं और ये सबसे बड़ा मसला है जो कौमी यकजहती की राह में रुकावट है. अब इससे क्या होगा कि कोई भी रियासत हो और रियासत अपने आप को क्या समझती है कि हम इनसे ऊंचे हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं. एक ही ज़बान बोलने वाले जो रियासतें होंगी वो रियासतें अपने आप को ज़्यादा अहमियत देती है. फिर उसके बाद अगर ये चीज़ों का अगर माशी एतबार से अगर कुछ इस्तेमाल हुआ तो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर इन चीज़ों का सियासी एतबार से यूज़ होता है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें रियासती तौर पर क्या होती है, दुश्मनी में तब्दील हो जाती है. जैसे मिसाल के तौर पर कि सिर्फ अपने ही इलाके के अंदर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे अपनी जो निधि मिलती है उसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर कोई भी बहुत अच्छी स्कीम आई है तो वो अपने इलाके के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी इलाकों के लिए इस्तेमाल नहीं करते. और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं. फिर दूसरे इलाके के लोग वो इलाके के लोगों से दुश्मनी रखते हैं और इसी दुश्मनी को बढ़ावा मिलते मिलते फिर क्या होता है कि वो जो लोग मुल्क के बारे में अच्छा सोच सकते थे वो लोग सिर्फ अपने इलाके के बारे में अच्छा सोचते हैं और फिर इसकी वजह से मुल्क की तरक्की होने की बजाय इलाका परस्ती की वजह से दुश्मनी अमल में आती है और ये हमारे मुल्क की कौमी यकजहती के लिए बहुत बड़ी रुकावट है. रीजनलिज्म refers to loyalty to one's own state or region before one's nation. This interferes with national integration to a great extent. The history of a particular region is glorified and often it is misused to stress decisive forces. Thus, ignoring the one's cultural legacy and heritage, regionalism emerges to the desire of the speaking one language to have one state. There is also a strong urge to give priority to the economic development of one's own region. This leads to interstate rivalries. So long as the interstate rivalry is economic and social, for example, for funds and welfare schemes, it is healthy. But when this rivalry takes political overturns, it becomes very dangerous. Okay, that is regionalism. Now next is linguism. जबान प्रस्ती, भाषा
वाद। राज्यांची भाषावर निर्मिती आणि राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याक या माध्यमे भाषावादाचे मूळ सापडते। प्रत्येक राज्यात एक प्रमुख प्रादेशिक भाषा आहे, त्याशिवाय इतर प्रादेशिक भाषा आणि बोलीपेक्षा बोलणारेही बरेच लोक आहेत। हे गट भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून ओळखले जातात। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रात मराठी ही प्रमुख प्रादेशिक भाषा आहे। याखेरीज इथे अनेक लोक गुजराती, कोकणी, सिंधी, पंजाबी, तामिळ, कन्नड इत्यादी भाषा बोलतात। यांच्याबरोबर मराठीतही बऱ्याच बोलीभाषा दिसून येतात। आपल्या हिताला बाधा निर्माण होत आहे किंवा आपल्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष होत आहे अशी भावना भाषिक अल्पसंख्याकांचे मनात निर्माण झाल्यास ती देशाच्या एकतेसाठी धोक्यात ठरते। आज भाषावादाने गंभीर आणि तीव्र रूप धारण केले आहे। यापुढे एक विशिष्ट प्रकारचा भाषिक राष्ट्रवाद निर्माण झाला आहे। ही भारतातील विभक्तवादासाठी निर्माण झालेला आयती संधीच आहे। जबान परस्ती। हर रियासत में एक जबान जो होती है उनकी इलाकाई जबान होती है, और वो जबान को बहुत ज़्यादा क्या करती है रियासत अहमियत देती है, और इसी अहमियत की वजह से बहुत ज़्यादा रियासतों में ज़बानों की वजह से भी क्या देखने मिलता है, हमको कौमी एकजुटता में रुकावट देखने मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे महाराष्ट्र में जो मराठी है वो हमारी क्या है, पहली ज़बान है और अहमियत दी जाती है उसे। इसके अलावा यहाँ पर मराठी के अलावा गुजराती बोलने वाले भी लोग हैं, कोंकणी बोलने वाले लोग हैं, सिंधी बोलने वाले लोग हैं, पंजाबी है, तमिल है, कन्नड़ है और बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले लोग हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि मराठी बोलने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लोगों को लगता है कि हमारे साथ बराबरी का सलूक नहीं हो रहा है, हमारी ज़बान के साथ बराबरी का सलूक नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से समाज में तनाव पैदा होता है, जो क्या है ज़बानी तनाव पैदा होता है, और ये लोग अपने आप को निचला समझकर बहुत ज़्यादा तनाव के तौर पर देखते हैं। आज जो है, आज के ज़माने में ज़बान परस्ती जो है बहुत ज़्यादा इसे अहमियत दी जा रही है, और एक अलग ही तरह की, जैसे ज़बानी अपने आप को ज़बानी कौम समझने के अलावा बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में अहमियत दी जा रही है, जिसकी वजह से ज़बान परस्ती की वजह से कौमी एकजुटता में रुकावट पैदा हो रही है। लिंग्विज्म। Linguism has its origin in the linguistic division of states and the linguistic monasteries within the state. In every state, there is one dominant regional language. Along with his, there are other large sections speaking other regional languages and dialects. They constitute the linguistic monasteries. For example, in Maharashtra, Marathi is the dominant regional language. Okay. At the same time, there are a large number of people speaking Gujarati, Konkani, Sindhi, Punjabi, Tamil, Kannada, etc. Even among Marathi speaking people, there are variations in dialect. If these monasteries begin to feel that their interests are being disregarded and their welfare ignored, such a feeling is harmful to our nation unity and solidarity. Linguism today has acquired
seriousness and intensity, it has led to a definite form of linguistic nationalism which can provide enough impetus and separatism in India. Now next is economic inequalities. महाशी अदम मसावत, आर्थिक विषमता. राज्यातील लोकांचा आर्थिक दर्जा विविध घटकांवर अवलंबून असतो. उदाहरणार्थ संसाधनाची उपलब्धता, व्यवस्थापन आणि नियोजन, जमिनीची सुपीकता, संपत्तीचे वितरण इत्यादी. याबाबत सर्व राज्यांची परिस्थिती समान नसल्याने आर्थिक असंतुलन निर्माण होते. राज्यातील संपत्तीच्या असमान वितरणामुळे ताण आणि संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते. अनेकदा ही संपत्ती मोजक्या लोकांच्या हाती एकवटलेली असते. खाजगी क्षेत्रातून निर्माण होणारा नफा सधन वर्गाच्या हाती एकवटतो आणि सर्वसामान्य त्यापासून वंचित राहतात. अशा प्रकारे एकाधिकार निर्माण झाल्याने खुल्या स्पर्धेत बाधा येते. समाजातील आर्थिक विषमतेला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. महाशी अदम मसावत. किसी भी हम रियासत में देख ले तो यहाँ पर महाशी अदम मसावत देखने मिलती है. जैसे हिंदुस्तान की कई रियासतों में कोई चीज़ें बहुत कम है और कई रियासतों में बहुत ज़्यादा है. वहाँ पर हर लोगों को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है. जैसे उनको नकल हमल के ज़राए ज़्यादा है, उनको पानी की फराहमी अच्छी तरह है, उसके बाद सड़कें अच्छी और साफ़ है. इस तरह से और ज़मीनें अच्छी है खेती के लिए, और उस वजह से वो रियासतें बहुत आगे हैं जबकि दूसरी रियासतें बहुत पीछे हैं. तो इसकी वजह से भी क्या होता है, अदम मसावत पैदा होता है, जो माशी अदम मसावत है. और वहाँ के लोग ज़्यादा अमीर देखने मिलते हैं और दूसरी जगह के लोग आपको गरीब दिखाई देते हैं. इस तरह से उन दोनों रियासतों के लोगों के अंदर आपको क्या देखने मिलती है, माशी अदम मसावत देखने मिलती है. और जब ऐसी माशी अदम मसावत पैदा होंगी तो उस रियासत के लोग दूसरी रियासत से क्या करते हैं, दोनों के बीच में तनाव पैदा होता है और फिर तसादुम की शक्ल बनती है. और वो तसादुम की वजह से हमारी मुल्क की कौमी एकजहती में बहुत बड़ी रुकावट पैदा होती है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. The economic standard of people in a state depends on a number of factors like resources available, management and organization, fertility of land, distribution of wealth, and so on. All states are not equal in this regard, and this leads to economic imbalance. Unequal distribution of wealth within a state causes tension and conflict. Very often, wealth is concentrated in the hands of a few. Profits from the private sector ends up in the hands of a few privileged sections and not for the common good. This kind of monopoly does not allow healthy competition. These are several factors that are responsible. So here our chapter is completed. यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है, तो हम यहाँ पर इसे ख़त्म करते हैं. आपको नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दी जाएंगी. थैंक यू.